नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए मालती जोशी जी की कथा कथन की श्रृंखला में रिश्ते तो शमशान से चले आ रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी रिश्ते तो शमशान से चले आ रहे हैं। जानती थी सविता जाने से पहले मिलेगी ज़रूर। मैं पूरी तैयारी के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने आकर पैर छुए मैंने उसे वो पैकेट थमा दिया। उसने पैकेट खोला और एकदम गदगद हो गई। हाय, कितनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर मैंने कहा, नालायक, इधर दीदी भी कह रही है और थैंक्स पर थैंक्स भी दिए जा रही है। सॉरी। अब आपको थैंक्स दूँ भी तो किस किस बात के लिए? सारी रात गिनती में ही निकल जाएगी। चुप। ये बता, साड़ी पसंद आई कि नहीं? दरअसल तुम्हें साथ ले जाना चाहती थी ताकि तुम्हारी पसंद से खरीद सकूं, पर तब सरप्राइज़ नहीं रहता। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपकी पसंद इतनी अच्छी है कि गलत चीज़ आप खरीद ही नहीं सकती। और सरप्राइज़ का तो आनंद ही अलग है। वैसे आज का दिन मेरे लिए अनेक सरप्राइज़ लेकर आया है। एक तो आपने सरप्राइज़ दिया, उससे पहले दफ्तर में फेयरवेल पार्टी, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो दुबे जी ने दिया। कौन दुबे? मैंने पूछा। आपके सेक्शन ऑफिसर, उसने जवाब दिया। हाँ, और इधर उधर नज़र दौड़ाकर उसने धीरे से कहा, आज सुबह उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। क्या? मेरी तो चीख ही निकल गई। अच्छा है जो केबिन की दीवारें कांच की हैं, नहीं तो लोग दौड़े चले आते। मैंने तुरंत खुद को संभाला और उससे पूछा, आज ऑफिस कैसे आई हो? ऑटो से। प्राजला ने कहा था साड़ी पहनकर आना। साड़ी पहनकर मुझसे एक्टिवा चलाते नहीं बनती। अच्छा किया, चलो मैं घर छोड़ती हूँ। फिर हम कार में आकर बैठ गए। मैंने कार स्टार्ट करते हुए कहा, अब बताओ, मुझे बेसब्री हो रही है। दुबे जी ने किस तरह प्रपोज़ किया? सुबह सुबह मेरी मेज के सामने आकर बैठ गए। मुझे लगा बेस्ट विशेस देने आए होंगे। शुभकामनाएं उन्होंने दी और नए ऑफिस, नए लोगों के बारे में भी जानकारी दी। फिर एकदम बोले, सविता जी, आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, सर, ऑफिस में सब जानते हैं। 12 साल पहले मेरे पिताजी को अचानक दिल का दौरा आया। उस समय मैंने बस स्नातक पूरा किया था। उस समय छोटे दोनों भाई पढ़ रहे थे। मैंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और संयोग से मुझे नौकरी मिल गई। पिता का पद तो नहीं मिला, पर जो मिला वही हमारे लिए नियामत थी। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतनी व्यस्त हो गई कि शादी का विचार ही नहीं आया। ये सुनकर वो बोले, जिम्मेदारियां ख़त्म हुई या अभी बाकी हैं? करीब करीब ख़त्म ही समझिए। बड़े भाई की इंजीनियरिंग हो गई है, छोटे की डॉक्टरी का आखिरी साल है। इंटर्नशिप के बाद नौकरी पक्की है। भाइयों ने भी कह दिया है कि नौकरी लगते ही मुझे शादी के लिए तैयार होना पड़ेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। इतना सुनकर वे बोले, तो जब भी शादी के लिए सोचें मुझे याद कीजिएगा। मैंने कहा, मतलब? क्या मतलब? दुबे जी बोले, इसे मेरा प्रपोज़ल समझिए। ये सुनते ही जैसे मैं आसमान से गिरी। मैं आपसे भी ऊंची आवाज़ में चीखी थी। फिर कुछ संभल कर कहा, सर, मिसेस दुबे की मृत्यु को अभी मुश्किल से 8 महीने बीते हैं। उससे क्या होता है? वो पिछले 2 साल से बिस्तर पर थीं, ये भी तो जानती हो ना। उनकी इस बात का निहितार्थ समझ में आते ही मुझे तो जैसे उबकाई आने लगी। अच्छा हुआ गंगाराम उसी समय चाय लेकर आ गया और मैं उत्तर देने से बच गई। फिर जाते जाते बोले, थिंक ओवर इट। तुमने इस प्रपोज़ल के बारे में क्या सोचा? ये प्रपोज़ल भी कोई सोचने लायक? मुझे तो याद करके भी झुरझुरी हो रही है। अच्छा हुआ आखिरी दिन उन्होंने ये बात कही, नहीं तो दुबे जी का सामना करना भी कठिन होता। सविता की बातों ने मेरे मन में भी उथल पुथल मचा दी थी। घर आकर भी उसकी बातें दिल से निकल नहीं पा रही थीं। दुबे जी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। पत्नी को मरे मुश्किल से 8 महीने गुजरे हैं। घर में 15 साल की बेटी और 13 साल का बेटा है, और वो सविता जैसी नाजुक सी लड़की से शादी के सपने देख रहे हैं। घर की विषम परिस्थिति के कारण उसे नौकरी करनी पड़ रही है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसकी शादी की उम्र निकल गई है। अब भी उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते जुड़ सकते हैं। उसके भाई जहाँ सेटल हो जाएं तो मैं खुद आगे बढ़ के उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। एक दिन हेड ऑफिस मीटिंग में गई थी। लौटते समय दुबे जी मिल गए। औपचारिकतावश मैंने घर व बच्चों के हाल चाल पूछे। कुछ ना पूछिए मैडम, हाल बेहाल है। अम्मा एकदम पस्त हो गई हैं, गांव लौट जाना चाहती हैं।
पर घर में जवान होती लड़की है, उसे अकेले कैसे छोड़ दें। बच्चों से 1 मिनट नहीं बनती। मुझे रोज़ धमकियां देती हैं कि शादी कर, नहीं तो मैं बड़े भाई के पास चली जाऊंगी। तो शादी कर रहे हैं? मैंने पूछा। अम्मा और बच्चों के लिए करनी ही पड़ेगी, उन्होंने कहा। ये सुनकर मैंने कहा, मेरी एक मौसेरी बहन है, बाल विधवा है, 13 की उम्र में ब्याही गई, 15 की उम्र में घर लौट आई। अब बेचारी भाभीयों की जचकी कर रही है, उनके बच्चे पाल रही है, सुबह शाम रसोई में खटती है, बचे समय में माँ की सेवा करती है। कितनी बार कहा कि 2-4 साल के लिए मेरे पास भेज दो, 8वीं पास है, मैं 12वीं करा दूंगी, कोई ट्रेनिंग दिलवा दूंगी, लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, पर कोई सुनता ही नहीं। आखिर मुफ्त की नौकरानी कैसे जाने देंगे। मैडम, हमारे यहाँ तो शमशान से ही रिश्ते आना चालू हो जाते हैं, पर गांव देहात की लड़की के साथ बच्चे सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए अब तक सारे रिश्ते लौटाता रहा हूँ। आप जिनकी बात कर रही हैं वे विडो हैं ना, अम्मा कभी नहीं मानेंगी। पढ़ी लिखी होती तो एक बात थी, मैं अम्मा को मना लेता। पढ़ी लिखी तलाकशुदा चलेगी, दुबे जी बोले। तलाकशुदा? कुछ देर तक सोचकर मैंने कहा, हाँ, LIC में काम करती है, 25,000 वेतन है। दुबे जी बहुत उत्साहित होते, उससे पहले मैंने अगला वाक्य भी ठोंक दिया। 8 साल का एक लड़का है। मेरा पहले ही एक बेटा है, दूसरा नहीं, दुबे जी ने कहा। बेटे को रखने वाला कोई नहीं है। मैडम ने भागकर शादी की थी तो वो दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, और जिसके लिए घर छोड़ा वो नालायक नौकरी ढूंढने अमेरिका गया तो वहीं का हो गया। मेरी सहेली कहती है, बच्चा तो मैं अच्छे से पाल लूँगी, पर मैं उसे घर परिवार और पिता का प्यार देना चाहती हूँ। दुबे जी बोले, बच्चा नहीं होता तो हम एक बार सोच सकते थे। अम्मा बच्चे के लिए कभी राजी नहीं होंगी। शहर में बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बड़ी उम्र तक बिन ब्याही रह जाती हैं। मैं सोचता हूँ उनमें से किसी का उद्धार कर दूँ। मैंने कहा, दुबे जी, जो लड़कियां बड़ी उम्र तक बिन ब्याही रह जाती हैं वे ऐसे शौकिया नहीं रहती। उसके पीछे कारण, समस्याएं, परेशानियां और जिम्मेदारियां होती हैं। उनसे शादी करने का मतलब है उनकी परेशानियां, जिम्मेदारियां साझा करना। आपसे हो सकेगा ये सब? ये सुनकर दुबे जी बोले, अरे राम का नाम लीजिए, मेरी अपनी परेशानियां क्या कम हैं। और उस दिन ये चर्चा इसी बिंदु पर शेष हो गई थी। 6-7 महीने बाद सविता एक दिन अचानक ऑफिस में प्रकट हुई। देवी जी शादी का कार्ड देने आई थी। मैंने गले लगाकर उसे बधाई दी और कार्ड पढ़ा। फिर पूछा, ये मनीष जी इतने दिन तक कहाँ थे, बड़ा इंतज़ार करवाया। वो बोली, समझ लीजिए मेरे ही भाग्य से कुंवारे रह गए थे। मर्चेंट नेवी में थे, 3 बहनों की जिम्मेदारी थी, तीनों से निपट गए हैं, तो नौकरी छोड़कर घर आ गए। बोले अब घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहाँ कोई बिजनेस कर लूँगा। बिजनेस इतना आसान नहीं होता मैडम, जोखिम होता है। जोखिम कहाँ नहीं है दीदी, और जब तक मेरी नौकरी तो है ना। वो इतनी उत्साहित थी कि उसकी खुशियाँ धूमिल करने का मन नहीं हुआ। फिर मैंने चुटकी लेते हुए कहा, दुबे जी को कार्ड दिया कि नहीं? दुबे जी माय फुट, सबको बांटेंगे तो उन्हें भी मिल जाएगा, और मैं चाहती भी नहीं कि वे आएं। फिर एक रोज़ दोपहर को अचानक दुबे जी मेरे केबिन में आए। बैठते ही शुरू हो गए, मैडम आप अपनी किसी बाल विधवा बहन के बारे में बता रही थी। मैंने बताया। आखिर में मेरी कोशिशें रंग ले ही आईं। मैंने मौसी को खूब समझाया कि अपने स्वार्थ के लिए लड़की की ज़िंदगी मत खराब करो। तुम्हारे बाद वो नौकरानी बनकर रह जाएगी, और भाइयों के बाद उसका क्या हाल होगा, लोग सीधे वृद्धाश्रम भेज देंगे। मौसी के दिमाग की बत्ती देर से जली और उसका रिश्ता कर दिया। ये सुनकर दुबे जी बोले, मतलब उसकी शादी हो गई? मैंने कहा, हाँ, अभी तक भाभीयों की रसोई में खटती थी, अब अपने घर में खटेगी। पहले माँ की सेवा करती थी, अब सास की करेगी। कुछ नहीं तो पहनने ओढ़ने का सुख तो मिलेगा। और वो तलाकशुदा? उन्होंने डरते डरते पूछा। लौट के बुद्धू घर आ गए हैं। मैंने बहुत डांट लगाई थी कि इसे दरवाजे पर खड़ा मत करना, तुम्हें बहुतेरे मिल जाएंगे। तो बोली, मुझे बहुतेरे मिल जाएंगे, पर मेरे बच्चे को पिता कहाँ मिलेगा। दुबे जी चाय पीकर चुपचाप उठकर चले गए, तो मन हो रहा था कि पूछूं कि वो जो शमशान से रिश्ते आ रहे थे उनका क्या हुआ, पर जले पर नमक छिड़कने का मन नहीं हुआ। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी रिश्ते तो शमशान से चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी वास्तविक घटना को कहानी का रूप दे दिया है। आपको भी पसंद आई होगी कहानी ज़रूर। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।